नमस्ते। आप सभी का माध्यमिक न्यूज़ रे में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत आवश्यक है, लसप और मसप, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मसप से। म सप यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के बारे में, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। महत्तम समापवर्तक के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक मतलब फैक्टर, इसको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। जैसे अगर आपको संख्या 12 दिया गया है तो इसका अपवर्तक क्या होगा? वह संख्या जो 12 को विभाजित करे। जैसे 12 को विभाजित किससे किससे हो जाएगा? 1, 1 12 को विभाजित करेगा, 2 12 को विभाजित करेगा पूरी तरह, 3 4 6 और 12, ये सारी संख्याएं 1 2 3 4 6 और 12 को पूर्ण रूप से पूरी तरह विभाजित करेगी। इसका मतलब 12 का अपवर्तक क्या क्या हुए? 1 2 3 4 6 और 12 अपवर्तक जान गए। अब हम जानेंगे समापवर्तक। समापवर्तक किसको बोलते हैं? समापवर्तक मतलब होता है कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? समापवर्तक क्या होता है? मतलब समान अपवर्तक। मतलब दो या दो संख्या से अधिक संख्या दिया गया है, उसका समाप अपवर्त मतलब समान अपवर्तक कौन कौन सा है, मतलब दोनों संख्याओं को कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। इसमें हमको दोनों संख्या को चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको 12 और 14 दिया हुआ है संख्या, तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो इन दोनों को काटे, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित करेगी? तो एक दोनों को विभाजित करेगी, दो दोनों को विभाजित करेगी, और तीसरा कोई नहीं है। मतलब 12 और 14 के समापवर्तक क्या क्या हुए? 1 और 2। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा 24 और 32, इसका समापवर्तक क्या क्या होगा? पहला तो एक से दोनों कटेंगे, फिर 2, फिर 4, फिर 8, इसके अलावा नहीं। मतलब 24 और 32 के समापवर्तक क्या हुए? 1 2 4 8। हमने कहा था कि 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर तीन संख्या हो तो, जैसे 12
18 और 24। इसके समापवर्तक क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। इसके अलावा 7, 8 नहीं होगा। इसका मतलब 12, 18 और 24 के समापवर्तक क्या क्या हुए? 1, 2, 3 और 6। तो हमने अपवर्तक समापवर्तक जान गए। अब हम आते हैं मसप में। मसप मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि मसप का पूरा नाम क्या है। तो मसप का पूरा नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर जान गए, कॉमन फैक्टर जान गए, अब मसप के बारे में जानते हैं। मसप क्या है? मसप है कि जो कॉमन फैक्टर जो हम लोग निकाले, महत्तम समापवर्तक जो निकाले, उसका सबसे बड़ा संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काटे तो उसे क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में लिखा हुआ था 12, 18 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या क्या था? 1, 2, 3 और 6। तो इसका मसप क्या होगा? 6। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 20, 30 और 40। इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1, 2, 5 और 10। ठीक है। इन चारों संख्याओं से 1, 2, 5 और 10 से 4 हो, तीनों संख्या 20, 30 और 40 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। तब क्या निकालना है? मसप मतलब सबसे बड़ा संख्या जिससे कटेगा तीनों। तो बड़ा संख्या क्या है? 10। तो 20, 30, 40 का मसप क्या होगा? 10। ठीक है। तो हम लोग ने जान गया, हम लोग यहाँ सीख गए कि मसप क्या होता है। अब हम मसप निकालने का पद्धति के बारे में जानेंगे। कैसे ज्ञात करते, मतलब मसप कैसे निकालते हैं? मसप निकालना या ज्ञात करना। मसप कैसे ज्ञात करते हैं? मसप ज्ञात करने के लिए दो पद्धतियां हैं। एक गुणनखंड, दूसरा भाग। गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है? एक नंबर मैं लिख देता हूँ। गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड विधि में हम लोग जिन संख्याओं का मसप ज्ञात करना पड़ता है, बारी बारी से उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड जिनका फिर पुनः गुणनखंड नहीं निकाला जा सकता। जैसे देखिए अगर 12 को ले ले, 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 4, 3 ये हो सकते हैं गुणनखंड। तो 6 हो सकते हैं। लेकिन इसको बोलेंगे भाज्य गुणनखंड, क्योंकि 4 का गुणनखंड दोबारा हम लोग निकाल सकते हैं, 6 का निकाल सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? भाज्य गुणनखंड। हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। जैसे 1, 2, 2, 3। यह गुना करेंगे अगर 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12। देखिए ये 12 आ रहा है। ये 12 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? तो सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, चेक करते हैं कॉमन कौन कौन सा है, जो जो कॉमन रहता है उसका फिर गुना कर देते हैं, तो हमारा मसफक ज्ञात हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पे हम लोग एक 20, 30 और 40 का मसफल निकाल के देखते हैं। 20 का मसफल निकालने 20 और 30, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। 20 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, 1 गुना 2 गुने 2 गुने 5 अभाज्य गुणनखंड। 30 का अभाज्य गुणनखंड, 40 का, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। देखिए पहला में एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, फिर देखिए दो इसमें है, दो इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, मतलब कॉमन दो नहीं है, मतलब पहला दो कॉमन मिला, एक दो एक दो एक दो, तो मसपा क्या होगा, एक गुना दो। अब देखते हैं और कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। इसमें दो है, इसमें नहीं है, इसमें तीन है, इसमें इसमें नहीं है। अब देखते हैं पाँच, यहाँ पाँच है, यहाँ पाँच है और यहाँ भी पाँच है, मतलब एक और कॉमन है पाँच। तो मसप क्या हो जाएगा, पाँच दूनी का दस, दस एकम मसप क्या आएगा, दस। ठीक है, समझ में आया। ये हम लोग सीखा गुणनखंड विधि। अब देखते हैं हम लोग भाग विधि। भाग विधि, अब भाग विधि, हम तो गुणनखंड विधि से किसी किसी भी दी गई संख्याओं का मसप निकाल सकते हैं, लेकिन भाग विधि क्यों करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि संख्या बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और हम उसका गुणनखंड आसानी से नहीं निकाल सकते, तो हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि में क्या होता है कि जो छोटी संख्या रहता है, मान लीजिए आपके पास दो संख्या दिया हुआ है, उनका मसप निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी संख्या रहता है उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं, जो शेष आता है अगर जीरो ना हो, शेष जीरो ना हो, तो शेष से फिर दोबारा भाजक में भाग देते हैं। यह प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, जब तक कि शेष में जीरो ना आ जाए। जब जीरो आ जाता है तो लास्ट का जो भाजक होता है उसी को हम लोग उस संख्या का मसा बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, आपको अगर ये संख्या दिया हुआ है, दो संख्या, हम तीन संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सबसे पहले भाग विधि में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का या फिर इन दोनों का या फिर इन दोनों का मसा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मसा निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा, छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटे वाला से बड़े वाले को भाग देना पड़ेगा, ठीक है। छोटे वाले को बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देते हैं। एक 1617, कितना बचेगा, जीरो छ छ। फिर देखिए यहाँ शेषफल में जीरो नहीं आया, तो शेष से फिर भाजक में भाग देना पड़ेगा, मतलब 660 से 1617 में भाग देना पड़ेगा। दो, 1320 घटाएंगे, जीरो नहीं आया, फिर इससे भाग देना पड़ेगा, दो बार जाएगा, फिर घटाएंगे,
6 6 ठीक है। तो यहाँ 9 गलती से लिखा गया था, 66। क्या करना पड़ेगा, ये भी 0 नहीं आया तो फिर इसको भाग देना पड़ेगा। 6 नहीं 7 है, ठीक है। 4 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाने के बाद 2 6 4 कितना बचा, 3 3 33 से इसको भाग देंगे 2 बार में, 0 0 मतलब 0 आ गया। मतलब इसका इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या है, 33। अब अगर तीसरी संख्या दिया हुआ हो तो इस मौसा और तीसरी संख्या को भाग पद्धति जैसे इसका निकालें, इन दोनों का मौसा निकालते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो इन दोनों का जो मौसा आया वो मौसा क्या होगा, 33, ठीक है। यहाँ हमारा तीसरी संख्या दिया हुआ है तो हम आगे कैसे निकालेंगे, तो मौसा क्या आया था, 33, और फिर जो तीसरी संख्या दिया हुआ है हमारा 42 13, उसको भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, एक बार में 33, कितना बचा, 9, एक उतारें, 2 बार जाएगा 66, कितना बचा 25, 3 उतारेंगे, कितना बार जाएगा 7 बार, 231, कितना बचा 22। अब ये छोटा हो गया, मतलब भाजक से छोटा हो गया, शेष बचा 22, तो शेष से भाजक में भाग देंगे जैसे पहले किए थे। एक बार में जाएगा 22, बचा कितना 11, 22 को उतारेंगे, 2 बार में 22 कट गया, मतलब 0 आ गया। इसका मतलब हमारा मौसा पर क्या आया, 1617, 2277 और 4213 का मौसा क्या होगा, तो हमारा लास्ट जो भाजक आया कितना आया है, 11, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाग विधि से कैसे मौसा निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में लसापा के बारे में, लसापा क्या है और लसापा किन किन पद्धति से निकाल सकते हैं उसको सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।